तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका फिर से स्वागत है। तो अब आज हम टीजीटी प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व क्वेश्चन का पार्ट 3 हमारा बच गया था। आर्ट्स 2019 का जो पेपर था हमारा, आर्ट्स 2019 का पेपर जो था पार्ट 3 बच गया था, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और एचपीजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, आपका ब्रिटेन के बीच 3 आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। तो सेकंड की बात अभी हो रही है कि सेकंड में इंडिया में इनमें से किसने आपका रिप्रेजेंट करा था। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने आपका इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसमें भी स्पेसिफिकली आपको बोले तो इन्होंने वुमेन को, जो इंडिया की वुमेन जो तबका था, वुमेन को रिप्रेजेंट किया था। वुमेन रिप्रेजेंटेशन मतलब वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन को रिप्रेजेंट किया था सरोजनी नायडू ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी आपकी 1931 में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदुसार सेंट अशोक टू क्वेल द रेबेलियन ऑफ। तो बिंदुसार ने आपका अशोक को भेजा था टू क्वेल द रेबेलियन इन, तो आपका ऑप्शन नंबर भी तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला में रेबेलियन हुआ था आपका, तो अशोका को बिंदुसार ने वहाँ भेजा था। तो बिंदुसार वॉज द फादर ऑफ अशोका। तो बिंदुसार ने अशोका को आपका तक्षशिला में जो रेबेलियन हुआ था उसको क्वेल करने भेजा था, उसको मतलब रेबेलियन को दबाने भेजा था। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। तो हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, क्योंकि कॉटन, हड़प्पन्स सबसे पहले माने जाते हैं कॉटन को प्रोड्यूस करने में, कॉटन की खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए माने जाते हैं। तो हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ। तो फाउंडिंग मेंबर्स मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किसके थे? तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। वो थे आपके स्वराजिस्ट पार्टी, जो स्वराज पार्टी थी आपकी, स्वराज पार्टी, ये इन्होंने फॉर्म की थी। ये आपकी हुई थी 1 जैन 1923 को क्रिएट हुई थी स्वराज पार्टी, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू टुगेदर फाउंडेड द स्वराज पार्टी ऑन 1 जनवरी 1923। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी की को मतलब मिलने साउथ अफ्रीका कौन गए थे? तो गांधी को मिलने गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए, मिलने गए थे आपके साउथ अफ्रीका। तो 1896 में ये गए थे, 1896 में। तो गांधी के जो मतलब जो गांधी के टीचर है, गाइडेंस जो मतलब गाइड जो थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो 1896 में गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी के से मिलने गए थे साउथ अफ्रीका। तो गांधी इन्हें जो जी के गोखले, आपके गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें कंसीडर करते हैं अपने टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टीचर कंसीडर करते हैं। तो 1896 में गए थे, ये फैक्ट आपने याद रखना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू। तो साइमन कमीशन फॉर्म किस लिए किया गया था? तो साइमन कमीशन सबसे पहले तो 1927 में फॉर्म किया था, 1928 में ये इंडिया में आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो 1919 में आपके मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे, मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुए थे आपके एमसी रिफॉर्म्स, मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मतलब जानते हैं, मतलब दूसरा नाम है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, उन्हें मतलब उनका मतलब एनालिसिस करने की वो कितने इफ़ेक्टिव रहे हैं, जो आपके 10 सालों में कितने इफ़ेक्टिव रहे हैं, कितने नहीं, और उनमें क्या मतलब आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप बना सके ब्रिटिशर्स आपका इंडिया के लिए। तो इसलिए आए थे इंडिया। तो
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको ध्यान में रखते हुए कि फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स मतलब आपके जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाना था ब्रिटेन ने, तो उसके लिए ये लोग 1928 में इंडिया आए थे। और ये आपका बना कब था साइमन कमीशन, तो 1927 में बना थे। तो ठीक है, तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, बाबर वॉज बॉर्न इन विच ईयर। तो बाबर किस ईयर में मतलब पैदा हुआ था, तो बाबर वॉज बॉर्न इन योर ऑप्शन नंबर बी 1483। तो 1483 में पैदा हुआ था और 1530 तक ये ज़िंदा था, 1530 में मर गया था। ठीक है, तो बाबर वॉज बॉर्न इन 1483। फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा 1483। देखिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर में आया है तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको बाबर का प्रीवियस ईयर में बॉर्न पूछा है तो शायद इस बारी डाइड पूछ ले कि मरा कब था, तो 1530 आपको याद रखना है। तो इसलिए मैं 1483 के साथ आपको इसका डेथ वाला ईयर भी बता रहा हूँ। तो 1530 तक ये जिया था, 1530 में मर गया था। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म वाज। तो कौन वो आपके बौद्ध भिक्षु थे जो आपके इन्फ्लुएंस किया था अशोका को टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अशोका को एम्ब्रेस करने के लिए बुद्धिज़्म वाज और मोगलीपुता तिसा। मोगलीपुता तिसा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपके, जो भी अशोका की रेन में थी, जो आपका पोस्ट बुद्धिज़्म एम्ब्रेस वाला जो फेज था अशोका का, उसमें मोगलीपुता तिसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ठीक है, तो ये आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल में जिस टाइम अशोका थे, वो वाली बुद्धिस्ट काउंसिल में इनका रोल क्या था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं हम वो भी कमेंट करके बताइए। और मोगलीपुता तिसा का क्या रोल था ये भी आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी स्वामी दयानंद आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, उनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर वॉज इज ओरिजिनल नेम स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग आपका एक टाइम पे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसे 2015 में चेंज करके बना दिया था नीति आयोग। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। ओके, तो नीति आयोग विच वॉज योर कॉन्स्टिट्यूट इन द 2015 ईयर is your advisory body which succeeded the planning commission. Okay, तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसी इज़ प्रोविजनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की एमरजेंसी बताई गई है, तो बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए 3 टाइप की एमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, एक दूसरी एमरजेंसी आपकी आर्टिकल आपका 356 प्रेसिडेंट रूल, और ऑप्शन नंबर एमरजेंसी नंबर 3 आपकी आर्टिकल 360 आपका जो आपकी फाइनेंशियल एमरजेंसी हो जाती है। नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल एमरजेंसी, तो ये 3 एमरजेंसीज आपको प्रोविज़न की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी। ओके, तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन आपका बोलता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ फेडरल कोर्ट व्हेन इट डील्स विद द। तो सुप्रीम कोर्ट आपका फेडरल कोर्ट की तरह कब एक्ट करता है ये पूछा गया है। कौन से केसेस के दौरान आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो फेडरल कोर्ट मतलब फेडरेशन क्या होता है, जो स्टेट्स को मिलके एक आपका यूनियन बनता है। स्टेट्स को मिलके मतलब स्टेट की पावर जहाँ सर्वोपरि होती है स्टेट की पावर। ठीक है, स्टेट की पावर सुपरसीड कर जाती है आपकी होल यूनियन की पावर को सुपरसीड कर जाती है स्टेट्स की पावर। ठीक है, स्टेट्स की पावर। तो जब 2 स्टेट के बीच कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसे ही हम फेडरल कोर्ट बोलेंगे। तो
फेडरल कोर्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो जाएगा। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के केस जब डील करती है सुप्रीम कोर्ट तो इट एक्ट्स एज योर फेडरल कोर्ट। ओके, तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और डिजॉल्व्ड। ठीक है, स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और डिजॉल्व्ड किस आर्टिकल के अंडर? तो ऑप्शन नंबर सी 169 हो जाएगा इसका आंसर। 169 आर्टिकल आपका स्टेट काउंसिल के फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, 169 आर्टिकल। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए एस्टीमेट्स कमेटी आपकी होती है। एस्टीमेट कमेटी इसीलिए होती है क्योंकि इसमें 30 आपके मेंबर्स होते हैं और वो टोटल होते हैं आपके लोकसभा के ही सारे मेंबर्स होते हैं, इसीलिए एक यूनिक आपकी कमेटी बन जाती है क्योंकि इसमें टोटल जितने भी मेंबर होते हैं सारे लोकसभा में के ही होते हैं आपके। तो बाकी जैसे पैक होगी आपकी 15+7 होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो बाकी में जैसे और इसमें कम होते हैं 22 होते हैं, तो ये हाईएस्ट 30 है और वो सारे आपके लोकसभा के ही होते हैं। तो जैसे पैक की बात की गई है तो ये आपके 15+7 22, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा के। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द कोरम आपका टू कंडक्ट द बिजनेस ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा का कोरम कितना होता है आपका, मतलब लोकसभा का बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए कि उतना आपका मतलब मेंबर्स होने ही चाहिए, टोटल मेंबर के रेशियो में उतने मेंबर आपके होने ही चाहिए ताकि आपका बिजनेस कंडक्ट हो सके लोकसभा का। तो कोरम होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1/10 मेंबर आपके होने ही चाहिए। तो मतलब जैसे मान लो 500 मेंबर है तो 500 का 1/10 आपका कितना हुआ, 50 मेंबर्स आपके होने ही चाहिए। 50 मेंबर से ज़्यादा होने चाहिए आपका बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए लोकसभा का। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन बोलता है प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम। तो प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन किसको देता है? तो प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इफेक्ट आपको एज इट इज़ याद रखना है, फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू योर वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम हिमाचल HPGK की तरफ बढ़ चुके हैं, HPGK की तरफ बढ़ चुके हैं हम। तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। रुपिन वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो रुपिन वैली कहाँ पर है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो रुपिन वैली आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए आपका, चलो ऐसे ही मान लो आप, जैसे आपका हिमाचल हो गया, ये आपका हिमाचल के साथ बाउंड्री लगता है UK हो गया। ठीक है, तो हिमाचल और UK की बाउंड्री पे आपका पास पड़ता है रुपिन पास। रुपिन पास आपका बाउंड्री पे पड़ता है, तो वैली भी ऑब्वियसली पास के वहीं वैली भी आपकी यहीं होगी। इसलिए अगर आप हिमाचल की बात करें तो ये किन्नौर वाला आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर होता है, किन्नौर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर पड़ता है आपका। तो इसलिए रुपिन वैली इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जबकि स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये हिमाचल और UK की बाउंड्री में पड़ता है, किन्नौर और UK की बाउंड्री में पड़ता है। ठीक है, और ये रुपिन वैली से रुपिन आपकी स्ट्रीम भी निकलती है। रुपिन और शुपिन आपको पता है नेतवार में मिलके टॉन्स बनाती है, नेतवार में मिलके आपकी टॉन्स बनाती है रुपिन और शुपिन। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, कैपिटल ऑफ जगत सुख कहाँ पर था? कैपिटल ऑफ जगत सुख मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगत सुख ड्यूरिंग एशियन पीरियड। तो ये आपको स्टेट पूछा है उस टाइम, मतलब डिस्ट्रिक्ट पूछा है ऑब्वियसली कि कौन सा कहाँ पर आपका कैपिटल जगत सुख था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दिस आपका कुल्लू प्रिंसली स्टेट का कैपिटल जगत सुख हुआ करता था। कुल्लू प्रिंसली स्टेट का कैपिटल आपका जगत सुख हुआ करता था। जगत सुख से हम फिर नग्गर शिफ्ट हुए थे, जगत सुख से नग्गर शिफ्ट हुआ था कैपिटल, और नग्गर से लास्ट में आपका सुल्तानपुर हुआ था शिफ्ट ड्यूरिंग जगत सिंह। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। कहलूरिया क्लैन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो कहलूरिया क्लैन, कहलूर पता है हमें, कहलूर बिलासपुर को बोलते हैं, कहलूरिया क्लैन। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। कहलूरिया क्लैन आपके बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी आपका बिलासपुर मतलब कहलूर डायनेस्टी
केलूर डायनेस्टी। ओके, तो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 20th क्वेश्चन बोलता है बनेर रिवर, बनेड़ आपका बनेर रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द, बनेर रिवर आपको पता है ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी ब्यास हो जाएगा। बनेर रिवर आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। बनेर रिवर मंडी में बहती है, मंडी में बहती है आपकी बनेर रिवर, आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो 21st क्वेश्चन पे आते हैं। 21st क्वेश्चन आपका बोलता है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ है? टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी ऑप्शन नंबर बी चंबा में है। तो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी चंबा में पाई जाती है। तो 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन कवर मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टेट ऑफ एचपी, तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, कौन सा आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन कवर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिल जोन, जो आपका शिवालिक से आपके जो आपके शिवालिक वाला एरिया है, शिवालिक वाला एरिया है जो प्लेन्स के साथ जो जितना भी एरिया आपका मतलब बाउंड्री शेयर करता है, तो वो शिवालिक रेंज है आपका, शिवालिक हिल जोन, वो आपका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो 23rd क्वेश्चन में आते हैं सिस्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे बिल्ट है? तो सिस्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। सिस्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका चंद्रा रिवर पे है, चंद्रा रिवर पे आपका सिस्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका चंद्रा रिवर पे, ठीक है। तो चंद्रा रिवर पे, और इसका हाइड्रो कितना मेगावाट का है? 0.80 मेगावाट का है, कैपेसिटी का है 0.80 मेगावाट कैपेसिटी का आपका सिस्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका बना है चंद्रा रिवर पर, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन आते हैं राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपका कब लॉन्च हुई थी? राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपकी योजना थी, कब आपकी बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा ये भी। तो इसको ये बनी थी आपकी एक्चुअली 2005 में, ठीक है। तो 2005 में आपकी राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लॉन्च की गई थी 2005 में। तो 25th क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इन विच ईयर? तो आपका जो ये था हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इन, तो ऑप्शन नंबर बी 1999 में। ये आपको देखिए फैक्चुअल डाटा है, आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट किया था 1999 में। तो 1999 आप याद रखें इस फैक्ट से। तो 26th क्वेश्चन पे आते हैं। 26th क्वेश्चन आपको बोलता है कि चंबा चर्च आपका वॉज इरेक्टेड बाय विच रूलर ऑफ चंबा? तो चंबा चर्च आपका इरेक्ट किया गया था आपका श्याम सिंह ने आपका चंबा चर्च इरेक्ट किया था इन 1905, ठीक है। 1905 में आपका चंबा चर्च श्याम सिंह ने इरेक्ट किया था, श्याम सिंह ने बनाया था। तो और चंबा चर्च को और किस नाम से बोलते हैं हम? तो चंबा चर्च आपका सेंट एंड्रयू चर्च के नाम से भी जाना जाता है, सेंट एंड्रयू चर्च के नाम से भी जाना जाता है आपका चंबा चर्च, ठीक है। चंबा चर्च वॉज इरेक्टेड बाय श्याम सिंह इन 1905 एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट एंड्रयू चर्च, ठीक है। तो 27th क्वेश्चन पे आते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है विच टेम्पल इज सिचुएटेड इन हिस्टोरिकल चौगान ऑफ सुजानपुर टीरा? तो विच टेम्पल इज सिचुएटेड इन द हिस्टोरिकल चौगान ऑफ योर सुजानपुर टीरा? तो ऑप्शन नंबर डी मुरली मनोहर टेम्पल हो जाएगा इसका आंसर। तो मुरली मनोहर टेम्पल जो है आपका, वो आपका जो चौगान है सुजानपुर टीरा में जो चौगान है आपका, वहाँ पर पाया जाता है। तो ये बनाया किसने था? महाराजा संसार चंद ने बनाया था ये इन 1785। ड्यूरिंग 1785 महाराजा संसार चंद built the historical this temple मुरली मनोहर टेम्पल इन द चौगान ऑफ सुजानपुर टीरा, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 28th क्वेश्चन विच विलेज इज़ नोन एज गेटवे ऑफ लाहौल? तो गेटवे ऑफ लाहौल किस विलेज को बोला जाता है? देखिए कुल्लू है, ठीक है, कुल्लू है। फिर हम रोहतांग पास चढ़ते हैं, हम कुल्लू से हम रोहतांग पास चढ़ते हैं। रोहतांग पास से जो पहला ही हमें स्टेशन मिलता है, गांव मिलता है, तो वो कोकसर है आपका, कोकसर है, ठीक है।
कोक्सर है आपका लाहौल स्पीति में, लाहौल में है टू बी एग्जैक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी कोक्सर हो जाएगा आपका। कोक्सर विलेज इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे टू लाहौल। गेटवे टू लाहौल मतलब जब आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, मतलब यहाँ पर कुल्लू से एंटर करते हो लाहौल स्पीति में, तो सबसे पहला गांव पड़ता है आपका कोक्सर, ठीक है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ लाहौल कहा जाता है, ठीक है। तो 29वां क्वेश्चन आपका डंडारस। तो डंडारस जो आपका ट्रेडिशनल डांस है इस परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब, तो आपका किस ट्राइब का ट्रेडिशनल डांस है, फोक डांस है आपका डंडारस। तो ऑप्शन नंबर सी गद्दी हो जाएगा। गद्दी ट्राइब का आपका डंडारस ट्रेडिशनल डांस है। डांडिया की तरह, ये देखिए गुजरात के डांडिया की तरह ये स्टिक्स के साथ ये डांस परफॉर्म किया जाता है। फोक डांस है आपका, ट्रेडिशनल डांस है गद्दी कम्युनिटी का, ठीक है। तो 30वां क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं अभी है अभी। तो आपका 30वां क्वेश्चन हमारा हिमालयन आर्ट बुक वॉज रिटन बाय। तो हिमालयन आर्ट बुक वॉज रिटन बाय योर ऑप्शन नंबर डी J.C. फ्रैंक। तो J.C. फ्रैंक ने आपकी हिमालयन आर्ट बुक लिखी थी। 31वां क्वेश्चन पे आते हैं। 31वां क्वेश्चन बोलता है आपका विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। तो फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी चित्रौल जो है, चित्रौल फेस्टिवल जो है उसे फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स कहा जाता है। तो आपका चित्रौल जो फेस्टिवल है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स भी बोलते हैं, चित्रौल फेस्टिवल आपकी। तो 32वां क्वेश्चन पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन आपके हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आपका फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जस्टिस M.H. बेग आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 33rd क्वेश्चन पे आते हैं। 33rd क्वेश्चन आपका बोलता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द लोएस्ट ST लिटरेसी रेट, आपका शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट ST लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। तो ऑप्शन नंबर डी सिरमौर हो जाएगा इसका आंसर। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपका लोएस्ट ST लिटरेसी रेट है एज पर द सेंसस 2011। तो 34th क्वेश्चन पे आते हैं। औरबिंदो व्यू ऑन एजुकेशन गिव इम्पोर्टेंस टू। औरबिंदो व्यू मतलब एजुकेशन था कि इम्पोर्टेंस स्किल पे दी जाए, स्किल जो स्किल एजुकेशन होती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो औरबिंदो के व्यूज़ ये थे एजुकेशन पे कि एजुकेशन मतलब स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो 35th क्वेश्चन पे आते हैं। 35th क्वेश्चन आपका नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन एजुकेशन कब सेटअप की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन एजुकेशन आपकी सेटअप की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1958 के टाइम। तो ये कमिटी सेट की थी कमिटी आपकी चेयर की थी आपकी मिसेस कोई देशमुख, मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी, सरनेम देशमुख था। आप इसे मतलब चेक कर सकते हैं खुद, वो वैल्यू एडिशन आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन एजुकेशन आपकी 1958 में आपकी सेटअप की गई थी और इस कमेटी को चेयर किया था आपको कोई मिसेस देशमुख करके थे। तो मिसेस देशमुख आपका नाम, उनका आप नाम सर्च कर लें और अपने इसमें नोट्स में आप वैल्यू एडिशन कर लें, तो मिसेस देशमुख थे कोई, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ ऑन वुमेन एजुकेशन आपका 1958 में था। तो 36th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 36th क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 36th क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज ऑल्सो नोन एज कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन किस कमीशन का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी सैडलर कमीशन को हम कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ईयर 1917 में आया था ये सैडलर कमीशन। 1917 में आपका कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन, या फिर हम इसे सैडलर कमीशन भी बोल सकते हैं, 1917, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो आपका आर्ट्स 2019 का पेपर था पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आर्ट्स 2018 का पेपर लेके आएंगे, जिसमें हम सारा GS डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।